नमस्कार, कमोडिटी लाइव कॉलर शो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। अगर आपने कमोडिटी में कोई ट्रेड लिया है या फिर करना चाहते हैं तो फोन उठाइए और पूछिए अपना सवाल। नंबर नोट कर लीजिए, हमारा नंबर है 02223001634। एक और नंबर नोट कर लीजिए 02223001635 पर अपने सवाल पूछ सकते हैं। और आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ बेहद खास मेहमान है, परिचय करा देते हैं। एंजल वन के प्रथमेश माल्या इस वक्त हमारे साथ हैं और जल्दी ही हमारे साथ कुंवर जी ग्रुप के रवि देवरा भी जुड़ेंगे। दोनों मेहमानों से बातचीत का सिलसिला शुरू करें उससे पहले आज की मेन हाइलाइट्स क्या रही जरा समझना जरूरी है। फेड की बैठक के बाद काफी ज्यादा उथल पुथल हमें बाजार में, कमोडिटी में और रुपए में खासतौर पर देखने को मिली है। सबसे पहले बात तो करते हैं रुपए की। डॉलर में उछाल से रुपए ने 80 रुपए 86 पैसे के रिकॉर्ड निचले स्तर पर वो लुढ़क गया है। दरअसल फेड के दरें बढ़ाने के फैसले के बाद डॉलर उछलकर 111 के पार निकल गया, जो कि 20 साल की नई ऊंचाई है। तो ये नया रिकॉर्ड है। इस साल रुपया करीब 8% गिर चुका है। डॉलर इंडेक्स में 17% की तेजी हमने देखी है। तो ये हाल रहा खास तौर पर फेड के फैसले के बाद रुपए का। प्रथमेश जी, सबसे पहला फर्स्ट रिएक्शन हम आपसे रुपए की गिरावट पर ही लेना चाहेंगे। क्या ये गिरावट आपको लगता है और बढ़ने वाली है? आई थिंक क्लियरली 80 साइकोलॉजिकल डॉलर जो 80 वाला मार्क था वो क्लियरली साइकोलॉजिकल बैरियर आज के सेशन में निकाल दिया है। बट यस, काफ़ी टाइट रेंज बाउंड रहेगा। आज के सेशन में काफ़ी वोलेटिलिटी थी। मेरे ख्याल से 81 अगेन नेक्स्ट हर्डल रहेगा। 81 के बाद 81.20 दो हर्डल्स है यहाँ पे, अगर यहाँ से मूव होना है तो। बट ये स्पेसिफिकली बिकॉज फेड का आउटकम आया है, इसके लिए आपको इतना वोलेटाइल रिएक्शन देखने को मिला है। बट मैं यहाँ पे रुपये का पॉसिबल मूव ऊपर की तरफ थमते हुए देख रहा हूँ। पॉसिबिलिटी यहाँ से और 50 पैसे की मूव पॉसिबल रेजिस्टेंस जोन में देखी जा सकती है। रवि देवरा भी हमारे साथ है। रवि जी, आपसे भी जानना चाहेंगे, रुपए में जो एक कमजोरी हमें देखने को मिल रही है, वहीं डॉलर इंडेक्स आसमान छू रहा है। रुपए पर आपका क्या असेसमेंट है अभी? जरूर से जैसे प्रथमेश ने बात की, पर्टिकुलर अभी जो मैक्रोस है वो हमारे इतना अगेंस्ट नहीं है। बट यस, जो भी अभी आरबीआई के पास जो फॉरेक्स रिजर्व है वो काफी कम हो चुका है। पहले आरबीआई का जो इंटरवेंशन था मार्केट में वो काफी अच्छा था और इस हिसाब से हमारी करेंसी प्रोटेक्ट रही थी। बट अभी आरबीआई का जो टोटल फॉरेक्स रिजर्व है वो 650 से नीचे आके 560 के करीब पहुंच चुका है। तो देर इज अ लेस चांस अभी आरबीआई का इंटरवेंशन मार्केट में होगा। तो मुझे लग रहा है कि ये जो फ्री फॉल है थोड़ा बहुत आगे एक्सटेंड हो सकता है। लेवल स्पेसिफिक मुझे लग रहा है कि 80-50 80-60 का जोन अच्छा सपोर्ट है, वो एंगल पे बाय करना चाहिए। 80 के लेवल एज स्टॉप लॉस ध्यान में रख के अपर साइड मुझे लग रहा है 8150 8160 तक के लेवल आपको जल्दी अप्रोच होते हुए दिखेंगे, क्योंकि जो सेंट्रल बैंकर्स की पॉलिसी है और जिस हिसाब से अभी इकोनॉमी वरी है, तो मुझे लग रहा है कि जो भी इमर्जिंग बास्केट है उसमें ज्यादा प्रेशर रहेगा करेंसीज में। तो हम अभी तक आउट परफॉर्म कर रहे हैं वर्सेस पीयर। जो अगर युआन देखे तो वो 3% गिरा है। साथ में जो भी हमारे पीयर्स है वो 3 से 5% तक गिरे। हमारा करेंसी अभी 1% ही डेप्रिशिएट हुआ है। तो अभी और गिरावट थोड़ी देखी जा सकती है और 8150 तक के लेवल अप्रोच हो सकते हैं। तो रुपए में थोड़ी और कमजोरी की आहट आपको नजर आती है हमारे एक्सपर्ट्स का। चलिए, रुपए पर तो हमने टेक लिया, लेकिन वहीं कमोडिटी में, चांदी में शानदार तेजी और सोना भी चमक रहा है। सोना 400 रुपए उछलकर 49,800 के ऊपर निकल गया है। चांदी 58,000 के पार निकल गई है। लेकिन ग्लोबल मार्केट में मजबूत डॉलर से कीमतों में उतनी तेजी नहीं आई। इसी पर चलिए बात करते हैं। हमारे साथ है इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के सेक्रेटरी सुरेंद्र मेहता। सुरेंद्र जी, बहुत स्वागत करते हैं सर। सबसे पहले यही समझना चाहेंगे, अब फेड ने तो दरें बढ़ा दी और आगे भी दरें बढ़ाने का पूरा अनुमान उन्होंने बताया है, संकेत दे दिए हैं। अब डॉलर में उछाल के बावजूद ग्लोबल मार्केट में सोने में बड़ा असर हम नहीं देख पा रहे हैं। वहीं घरेलू मार्केट में हमने देखा कमजोर रुपए से सपोर्ट मिला है। तो क्या ये मान लिया जाए मेहता जी कि बुलियन मार्केट में दर का जो डर है अब खत्म हो गया है? जी बिल्कुल, डर का डर अब खत्म हो चुका है। कल फेड ने जैसे ही रेट अनाउंस किए तो उसमें दो बड़े इवेंट हुए। जैसे ही 0.75 बेसिस उन्होंने इंटरेस्ट रेट बढ़ाया तो गोल्ड तेजी से उछला और लगभग $1688 तक गया। और उसके बाद जिस प्रकार से हॉकी स्टेटमेंट दिए, लेकिन बहुत ही क्लैरिटी के साथ पहली बार फेड ने हॉकी स्टेटमेंट दिए, तो गोल्ड ने एक कमजोरी दिखाई और $1653 पर आकर रुका। लेकिन भारतीय बाजारों में रुपए की कमजोरी को, गोल्ड की कमजोरी का, इंटरनेशनल मार्केट की कमजोरी का फायदा
मिला है और इसीलिए गोल्ड ऊपर है। लेकिन जितने हॉकी स्टेटमेंट उनको देने थे और जिस क्लैरिटी से फेड ने स्टेटमेंट दिए, उसके मद्देनजर मुझे लगता है कि गोल्ड में मंदी का दौर अब खत्म हो चुका है। मैं नीचे का जो गोल्ड का फाइनल बॉटम है, मुझे लगता है ये $1641 से ज्यादा नीचे का बॉटम मुझे दिखाई नहीं देता। और ये जो हॉकी स्टेटमेंट दिया है, यहाँ से बिल्कुल इन्फ्लेशन विल कन्वर्ट इनटू रिसेशन, जो कि शायद फेड भी यही चाहता है कि किसी भी तरह से एक बार इन्फ्लेशन को, भले ही रिसेशन आ जाए, कंट्रोल किया जाए। और जैसे ही रिसेशन में ये कंट्रोल होने की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं, तो गोल्ड की कीमतों में भी इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ोतरी होगी और भारतीय बाजारों में डबल मुनाफा होगा, क्योंकि हमारा रुपया भी डॉलर इंडेक्स की वजह से कमजोर होता जा रहा है। ओके, तो सोने में मुनाफा मतलब दर का डर है। सुरेंद्र जी कह रहे हैं कि मंदी का डर सोने में तो खत्म होता हुआ देख ही रहे हैं। रवि जी, आपसे जानना चाहेंगे अब आज के सत्र में ट्रेडर्स को करना क्या चाहिए? जरूर से बाय करके चलना चाहिए। जैसे शॉर्ट टर्म के लिए ये एक बड़ा हैंगओवर था, ये खत्म हो चुका है। नेक्स्ट वीक से नवरात्रि की फेस्टिविटी चालू हो रहे हैं और 1 तारीख से चाइना में भी फेस्टिवल है। एशियन काफी कंट्रीज में नेक्स्ट मंथ फेस्टिविटी है। तो मुझे लग रहा है कि टिल दीपावली एक प्राइसेस में प्रीमियम बना रहेगा और डोमेस्टिक प्राइसेस रुपए की वजह से आउट परफॉर्म इंटरनेशनल मार्केट को करते रहेंगे। तो लेवल स्पेसिफिक 49,680 के करीब एक बार बाय का मौका ढूंढना चाहिए। 49,500 का स्टॉप लॉस, एक बार 50,000 तक के लेवल आ सकते हैं। अगर 50,000 का लेवल डोमेस्टिक मार्केट में ब्रेक होता है, तो आप एक वीक में 50,500, 50,800 तक के लेवल पे आपको सोने में देखने को मिल सकते हैं। लेवल स्पेसिफिक जब तक 49,500 का लेवल क्लोजिंग बेस पे ब्रेक नहीं होता, तब तक मुझे लग रहा है कि बाइंग साइड की ही पोजीशन लेनी चाहिए और इंटरनेशनल मार्केट में भी एक बार 1700 तक के लेवल अप्रोच होने चाहिए। चमक तो चांदी भी रही है। प्रथमेश जी, आपका क्या व्यू रहेगा? आई थिंक गोल्ड के साथ मोमेंटम पकड़ेगा, इनफैक्ट ज़्यादा वोलेटाइल रहेगा चांदी कंपैरिजन में। तो चांदी में मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छा उछाल आया आज के सेशन में और ये उछाल जारी देखने को मिलेगा। मेरे ख्याल से 58,800 और 59,200 ये दो पॉसिबल भाव जो आपको यहाँ से देखने को मिल सकते हैं। तो सिल्वर में बाइक की सलाह रहेगी, हालांकि काफ़ी उछल चुका है आज, तो रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल रखने के लिए 57,650 के आसपास ये एंट्री करना फेवरेबल रहेगा। 57,100 का स्टॉप रहना चाहिए। ऊपर में टारगेट 58,800 फॉलोड बाय 59,200। ओके, मेहता जी, थोड़ा लंबी अवधि में चलते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए मैं आपसे जानना चाहूंगी, सोने में आप क्या नजरिया रखते हैं? देखिए, मेरे हिसाब से, जैसे मैंने पहले भी कहा कि जिस प्रकार से फेड ने जिस क्लैरिटी से कल स्टेटमेंट दिए हैं, ऐसी क्लैरिटी फेड ने कभी नहीं दी थी। और उस क्लैरिटी की वजह से जो भी डर पैदा हुआ था, वो $1653 के नीचे गोल्ड को नहीं ले जा पाया। और इसीलिए मुझे लगता है कि अब यहाँ से गोल्ड में एक बाइंग बनती है और लंबी अवधि के लिए यहाँ पे बहुत ही मुझे गोल्ड अट्रैक्टिव लगता है। तो डॉलर इंडेक्स की मजबूती है और जिस प्रकार से भारतीय बाजारों में रुपए में गिरावट जारी रहेगी, मुझे ऐसा लगता है। तो मैं मानता हूं कि इंडियन इन्वेस्टर के लिए और कंज्यूमर के लिए सोना खरीदना बहुत ही बेहतरीन, सोना खरीदने का एक बहुत ही बेहतरीन मौका है। बिल्कुल, और सोना खरीदने का बेहतरीन मौका और हो भी क्यों ना सुरेंद्र जी, वैसे भी त्योहारी सीजन तो अब ऑलमोस्ट आ ही गया है और शायद आपकी बात सुनकर तमाम जो निवेशक हैं और जो खरीदार है वो काफी ज्यादा खुश भी हो गए होंगे। चांदी पर भी बता दीजिए सर, कीमतें फिर 58,000 के ऊपर चली गई हैं। क्या लगता है चांदी में ये चमक और तेजी जारी रहेगी? देखिए, इन स्पाइट ऑफ फैक्ट कि फेड का बहुत ही पता था सबको कि 75 बेसिस पॉइंट तो इंटरेस्ट बढ़ेगा ही और 100 बेसिस पॉइंट भी सकता था, लेकिन चांदी पिछले 3 हफ्तों से एक मजबूती कायम करके चांदी ने रखी हुई है। और चांदी में भी कल गिरावट सिर्फ $19.33 तक ही आई और उसके बाद ये उछलकर $19.96 हो गया जैसे ही फेड के सारे अनाउंसमेंट आए। तो मुझे चांदी में भी गोल्ड की तरह ही सिमिलर पैटर्न नजर आता है और मैं समझता हूँ कि चांदी की भी जो मंदी है वो $19.12 के नीचे चांदी, $12 के नीचे चांदी जाना लगभग मुश्किल सा मुझे लगता है। और यहाँ से लंबी अवधि के लिए चांदी में भी बेहतरीन निवेश का मौका है।
तो लंबी अवधि के लिए सोना चांदी दोनों में निवेश के बेहतरीन मौके। सुरेंद्र मेहता जी, आप हमारे साथ शामिल हुए इस चर्चा में, आपका करेंगे बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आगे बढ़ते हैं शो में और कुछ कॉलर से अब बातचीत का सिलसिला बढ़ाते हैं आगे शो में। पहले कॉलर मनदीप सिंह इस वक्त हमारे साथ है। मनदीप जी, स्वागत करते हैं, बताइए क्या सवाल है आपका? बताइए सर। मनदीप जी, सुन पा रहे हैं हम आपको। मनदीप जी, सुन पा रहे हैं हमें? चलिए फिलहाल मनदीप जी से थोड़ी देर में बात करते हैं। क्वेश्चन उनका इनफैक्ट हमारे पास सवाल आ गया था, कॉटन पर ये राय लेना चाह रहे हैं कि कॉटन में फिलहाल ये क्या स्ट्रैटेजी रख सकते हैं। रवि जी, आपसे जानेंगे क्या करें कॉटन में? कॉटन में जब तक इंटरनेशनल प्राइसेस 100 सेंट के ऊपर सस्टेन नहीं होते तब तक मुझे लग रहा है कि सेल ऑन राइज का स्ट्रेटेजी रखना चाहिए। अराइवल्स पे अपने पिक पे आएगी और साथ में देखें तो काफी डिमांड है, टेक्सटाइल डिमांड हो या साथ में एक्सपोर्ट डिमांड हो, इसमें अभी भी विजिबिलिटी नहीं दिख रहे। तो मुझे लग रहा है कि 33,400 33,300 के करीब एक बार सेल करके स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए। 32,500 तक के लेवल अप्रोच हो सकते हैं। 33,500 के स्टॉप लॉस के साथ आप सेल ऑन राइज का स्ट्रेटेजी रख सकते हैं। मुझे लग रहा है शॉर्ट टर्म में वीकनेस जारी रह सकती है। ओके, कॉटन पे ये हुई राय। अगले कॉलर से बात करते हैं। मुंबई से अंकुश इस वक्त हमारे साथ। अंकुश जी, स्वागत करते हैं आपका, बताइए क्या सवाल है आपका? हेलो जी, स्वागत है, बताइए। मुझे नेचुरल गैस में जानना था कि आज शाम के लिए क्या करना चाहिए। नेचुरल गैस में शाम के लिए खास स्ट्रैटेजी, प्रथमेश जी? आई थिंक बाय करके चलना चाहिए। काफी वोलेटाइल काउंटर है। 635 तक के टारगेट्स के लिए 617 के आसपास इनका एंट्री पॉइंट रहेगा। आप फेवरेबल बाय करने के लिए यहाँ पर भी बाय कर सकते हैं। 617 पे आप एवरेज बना सकते हैं, बट बेहतर ये होगा कि फ्यूचर्स में ट्रेड करने के अलावा आप ऑप्शंस पे ट्रेड करें। 630 आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शन बाय करें। 10 रुपए में पास मिल रहा है, ये 4 रुपए का स्टॉप लगाए, ऊपर में टारगेट 22 के लिए रखें। ओके, तो नेचुरल गैस में खरीद की सलाह यहाँ पर आ रही है हमारे आज के एक्सपर्ट की तरफ से। जबकि बेस मेटल्स पर अगर थोड़ा नजर डालें तो बेस मेटल्स भी काफी चमके हैं। थोड़ा टॉपिक भी लेंगे अपने गेस्ट से। एक कॉलर से बात करते हैं। जयपुर से इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर है, स्वागत करते हैं सर। क्या नाम है आपका और क्या सवाल करना चाहेंगे? महेंद्र शर्मा है, जयपुर। महेंद्र जी, बताइए सर। सर, मैं गोल्ड के बारे में कुछ बात करनी थी। गोल्ड मैंने 2 लॉट बाइंग कर रखे हैं, तो कहाँ तक लग रहा है गोल्ड कहाँ ऐड करें? ओके, 2 लॉट गोल्ड के बाय के हैं प्रथमेश जी, क्या स्ट्रैटेजी देंगे इन्हें? होल्ड करना चाहिए। 50,200 और 50,400 दो पॉसिबल भाव देखने को मिल सकते हैं। बहुत ही जल्द इनके जो बाइंग पोजीशंस है प्रॉफिटेबल टर्न होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा दिखाई दे रही है। होल्ड रखें। होल्ड रखे गोल्ड में, ये राय आ रही है हमारे आज के एक्सपर्ट की तरफ से। बेस मेटल्स में जैसा कि मैं बता रही थी कि चमक बरकरार है। बेस मेटल में आपकी कोई खास पिक प्रथमेश जी, फिर हम आगे कॉलेज की तरफ बढ़ेंगे। यस, मेरे ख्याल से सारे बेस मेटल काउंटर आज के दिन में चमके हैं और कॉपर जो है काफी ज्यादा मूवमेंट किया है। यहाँ पे मेरे ख्याल से करंट भाव पे बाई कर सकते हैं और 653 654 के पास में ट्रेड कर रहा है। 650 का स्टॉप लगा सकते हैं, ऊपर में टारगेट 660 के लिए रख सकते हैं। ओके, जगदीश अहमदाबाद से, उनसे भी चलिए बात करते हैं, जानते हैं उनका सवाल। जगदीश जी, बताइए कौन सा क्या सवाल है आपका? स्वाति मैम नमस्कार। मेरा सवाल है, क्रूड पे 6,800 का कॉल लिया हुआ है और ये कहाँ तक जाएगा अभी करंट रेट पे? क्रूड कहाँ तक जाएगा करंट रेट पर, प्रथमेश जी? मेरे ख्याल से इनको होल्ड रखना चाहिए। अगर इन्होंने कॉल लिया है, पॉसिबिलिटी नेक्स्ट काउंटर जो है फेड का आउटकम आ चुका है, इवेंट रिस्क खत्म हो चुका है। वोलेटिलिटी में क्रूड जो है 6,700 यानी करीब यहाँ से 200 रुपये और जाने की उम्मीद है। इनका ऑप्शन प्रॉफिटेबल टर्न होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा दिखाई दे रही है। ये होल्ड रखे और 700 का भाव अगर MCX क्रूड फ्यूचर्स में आता है तो वहां पे अपनी पोजीशन, ऑप्शंस की पोजीशन जो है एग्जिट करा लें। ओके, नवनीत फरीदाबाद से है, उनसे भी करते हैं बात। नवनीत जी, स्वागत करते हैं, बताइए क्या है आपका सवाल? मैडम, मैंने जिंक बाय कर रखा है 290 पे, इसका आगे क्या फीचर लग रहा है नेक्स्ट मंथ का? जिंक, ओके, नेक्स्ट मंथ में जिंक पर क्या स्ट्रैटेजी रख सकते हैं प्रथमेश जी?
आई थिंक अगर ये होल्ड करना चाह रहे हैं तो मेरे ख्याल से काफी रिस्क वाली प्रोपोजिशन है, बट फिर भी इस काउंटर में नेक्स्ट पॉसिबल मूव जो है करंट मंथ के हिसाब से बोल रहा हूँ 288 तक के आने की पॉसिबिलिटी है। तो जिंक में मोमेंटम करीब यहाँ से 6 और 8 रुपए का देखने को मिल सकता है। अकॉर्डिंगली अपनी पोजीशंस जिंक में जो है होल्ड कर सकते हैं और 6 से 8 रुपए का मूव के लिए वेट कर सकते हैं। ओके, हरियाणा से पन्ना लाल इस वक्त हमारे साथ हैं। पन्ना लाल जी बताइए क्या सवाल पूछना चाह रहे हैं आप, स्वागत करते हैं आपका। पन्ना लाल जी सुन पा रहे हैं हमें? ग्वार पर राय जानना चाह रहे थे जी। ग्वार, अच्छा ग्वार और सरसों पर राय चाहिए, क्या कर सकते हैं रवि जी? गोवर में मुझे लग रहा है कि 5200 5200 के करीब एक बार प्राइस मिलता है, वहां पे एक बार खरीद का ट्रेड लेना चाहिए। मुझे लग रहा है कि एक शॉर्ट कवरिंग वहां पे 5350 5350 तक देखने को मिल सकता है। वहीं गोवर गम में भी 10,000 का लेवल सपोर्ट जो है वो काफी अच्छी तरह अभी प्रोटेक्ट हो रहा है। 10,100 के आसपास बाय करना है। 10,000 के नीचे स्टॉप लॉस, 10,700 से लेकर 10,780 तक के टारगेट दिखने चाहिए। तो दोनों गोवर सीड एंड गोवर गम दोनों में बाय की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए। सरसों हालांकि अभी ट्रेडेबल कमोडिटी नहीं है, पर फिर भी मुझे लग रहा है कि प्राइसेस में जो फेस्टिविटी स्टार्ट हो रहे हैं और जो भी प्राइसेस सीपीओ के देखे वो 800 से बॉटम आउट हो चुका है, साथ में इंटरनेशनल पे एक्सपोर्ट सिनारियो अच्छा बन रहा है। तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा बहुत आपको जो अगर फिजिकल पोजीशन है तो एक बार होल्ड करके चलना चाहिए। यहाँ से 200 से 250 पॉइंट की और बढ़त आपको सरसों में देखने को मिल सकते हैं। तो तीनों कमोडिटी सरसों, गोवर सीड एंड गोवर गम तीनों में आउटलुक पॉजिटिव है। स्वागत है आपका कमोडिटी लाइव कॉलर शो में। एक कॉलर हमारे साथ है, उनसे करते हैं बात। जोधपुर से प्रमोद जी हमारे साथ है। प्रमोद जी स्वागत करते हैं, बताइए क्या सवाल है आपका? मैम नमस्ते। हाँ, मेरा सवाल जी सुन पा रहे हैं आपको। जीरे पे सवाल था। मंडे को बात हुई थी, वीरेन वकील जी ने उस समय बताया था कि ये 24,000 ब्रेक कर जाएगा, बल्कि उसके बाद में तो ये कंटिन्यू 1,000 रुपए की तेजी आ गई। अब 25,000 क्रॉस होने वाला है, तो आगे क्या तेजी रहेगी या फिर 24,000 तोड़ेगा भी? रिपोर्ट गलत जा रही है ना, ऐसे मतलब बहुत ज्यादा लॉस हो रहा है मेरे को। 30 टन सेल किया हुआ है जीरा। ओके, तो जीरे पर की तेजी पर क्या राय रहेगी रवि जी? जीरे में आई थिंक 24,000 का काफी अहम सपोर्ट था। वो 24,000 का सपोर्ट जो है वो ब्रेक नहीं हुआ एंड प्राइसेस है वहां से अच्छा रिकवर हुआ। क्योंकि जीरा में आप देखें तो आप जहाँ पे बैठे वहां पे भी देखे तो एक जीरा का है। जीरा में बेसिक अभी क्या है कि सप्लाई इतनी नहीं है, डिमांड भी नहीं है। हालांकि सप्लाई का भी काफी बहुत कमजोर सप्लाई थी और लास्ट ईयर का जो कैरी ओवर है वो ऑलमोस्ट नील के करीब ही था। तो मुझे लग रहा है इस हिसाब से प्राइसेस प्रोटेक्ट होने चाहिए। आपने क्या पोजीशन किया वो पता नहीं, बट यस अगर आपकी सेल पोजीशन है और अगर आप अभी तक रुके तो 24,200 से लेकर 24,300 के करीब प्राइस आए तो एक बार वहां पे अनवाइंडिंग पोजीशन कर लेनी चाहिए, बाद में रुकना है। अगर 24,000 का लेवल प्रोटेक्ट होता है तो वहां से हम बाय करके ट्रेड करेंगे। अभी आप एक बार नीचे पोजीशन आए तो वहां पे एक बार थोड़ा बहुत लॉस मीन्स कि आपने जो सेल किया होगा शायद 200-300 के रेंज में किया होगा, तो थोड़ा बहुत लॉस या एट द प्राइस आप एक बार निकल सकते हैं। अगले सवाल पर जाते हैं। रामपुर से फरहान हमारे साथ है। फरहान जी स्वागत करते हैं, बताइए क्या सवाल है आपका? मैम मेरा सवाल आए दिन मेंथा ऑयल पर ही रहता है और मैं आपका शो बहुत अच्छी तरीके से देखता हूँ और रोज देखने में होता है मुझे। तो मैं एक छोटा किसान भी हूँ और छोटा व्यापारी हूँ, रामपुर में रहता हूँ यूपी में। मेरा सवाल मेंथा ऑयल पर है कि ये दिसंबर तक क्या ये दिखा देगा 1,300 रुपये का भाव? रवि सर से सवाल है। ओके रवि जी, मेंथा ऑयल दिसंबर तक 1,300 का भाव दिखाएगा? ज्यादा ऑप्टिमिज्म है, इतना ज्यादा मुझे टारगेट नहीं दिख रहा है। पर्टिकुलर वहां पे जो कंसर्न है वो चाइनीज डिमांड को लेकर काफी कंसर्न है, क्योंकि लास्ट ईयर भी देखे तो दिसंबर में मींस के उसकी सीजनलिटी पॉजिटिव होने के बावजूद भी वहां पे इतने प्राइसेस 1,000 के ऊपर सस्टेन नहीं रहे थे। तो मुझे लग रहा है कि बहुत बड़ी उम्मीद नहीं करनी चाहिए। हालांकि डाउन साइड भी मुझे नहीं लग रहा है कि 900 के नीचे प्राइसेस स्टेबल हो गए। तो आप क्या करें, अगर आप किसान है, आप अगर मींस के या एक्सचेंज में बाय करते हैं तो कोई भी डिप मिले 950 940 उसको एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी के दौर पे देखे। 900 का लेवल ध्यान में रखे एज स्टॉप लॉस। मुझे लग रहा है कि इस सीजन में 1,100 तक के लेवल की उम्मीद करनी चाहिए।
अगर 1100 के करीब आता है तो प्राइस में एक बार मुनाफा वसूली कर लेनी चाहिए। अगर फिजिकल स्टॉक है तो 1100-1120 के बिटवीन अनवाइंडिंग कर लेनी चाहिए। एक बार मार्केट में सेल करके एग्जिट हो जाना चाहिए। ओके, तो ये तो मेंथा ऑयल पर राय रही रवि जी की। आइए अब आपको एक एक्सक्लूसिव बातचीत के कुछ अंश सुनाते हैं। गेहूं और शुगर एक्सपोर्ट पॉलिसी पर खाद्य सचिव सुधांशु पांडे से इस बारे में एक्सक्लूसिव बातचीत की है कमोडिटी एडिटर मृत्युंजय कुमार झा ने। सुनिए। व्हीट एक्सपोर्ट के बैन के बाद भी दाम बहुत गिरे नहीं हैं, दाम बढ़ने शुरू हो गए हैं फिर से। उसको लेकर कुछ नई प्लानिंग सरकार की तरफ से? देखिए, अगर आप करेक्ट स्टेटिस्टिक्स देखें तो व्हीट का दाम जिस रफ्तार से बढ़ रहा था अब उस रफ्तार से नहीं बढ़ रहा है। आप देख सकते हैं कि व्हीट का दाम अगर पिछले एक हफ्ते का अगर आप देखें तो दाम में हल्की सी गिरावट आई है, जिसको हम कहते हैं ग्रीन शूट। आपको नज़र आएगा कि उसके दाम में गिरावट आई है और हमारे पास व्हीट का स्टॉक सफिशिएंट अवेलेबल है। और इस बार की जो आंकड़े हैं वो ये दिखाते हैं कि बहुत से एरियाज़ में जहाँ पर धान की फसल बारिश लेट होने की वजह से नहीं हो पाई थी, या कुछ एरियाज़ थे जहाँ पर कुछ पल्सेस और ऑयल सीड भी नहीं उनकी बुआई हो पाई थी, वहाँ पर गेहूं की जल्दी बुआई होगी। तो आने वाली फसल गेहूं की जो है वो पिछले साल से बेहतर होगी। एक छोटा सवाल सर और शुगर एक्सपोर्ट पॉलिसी की बात हो रही है और चूंकि एथेनॉल में बहुत बड़ा डाइवर्जन हो रहा है और कुछ जगहों पर प्रोडक्शन को लेके भी कंसर्न है, ऐसे में क्या उम्मीद की जाए, कितनी संभावना है एक्सपोर्ट कोटा की? देखिए, एक्सपोर्ट पॉलिसी बहुत जल्दी आएगी। इस साल हमने 360 लाख टन शुगर पैदा की और हम वर्ल्ड के लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हो गए और करीब करीब 112 लाख, जब तक शुगर सीज़न ख़त्म होगा हम 112 लाख मीट्रिक टन शुगर का एक्सपोर्ट कर चुके होंगे। हम सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर भी बनेंगे। इस बार जो बारिश हुई है और जो प्लांटेशन हुआ है उसको देखते हुए शुगर का एरिया भी बढ़ा है और प्रोडक्शन पिछले साल से कम होने वाला नहीं है। लेकिन इथेनॉल इस बार हमने करीब 35 करोड़ लीटर इथेनॉल प्रोड्यूस किया। अब 35 लाख मीट्रिक टन हमने शुगर डाइवर्ट किया, उसका इक्विवेलेंट करीब 45 लाख मीट्रिक टन हम इस साल डाइवर्ट करेंगे। तो मुझे लगता है कि उसके बाद भी हमारे पास सफिशिएंट स्टॉक होगा एक्सपोर्ट के लिए। एग्जैक्ट नंबर्स क्या होंगे वो एस्टिमेशन के ऊपर काम चल रहा है, इंडस्ट्री के साथ बातचीत भी चल रही है और बहुत जल्दी एक्सपोर्ट पॉलिसी आएगी। तो खाद्य सचिव से खास बातचीत आपने अभी सुनी। धन्यवाद करेंगे हम आज के दोनों ही खास मेहमान का, रवि जी और प्रथमेश जी हमारे साथ शो में शामिल हुए।